नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम भूपेश बघेल से, जिन्होंने आज अपने निवास कार्यालय में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत रत्न इंदिरा गांधी और प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर उनके तैल चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी के बहुआयामी व्यक्तित्व और देश के लिए उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि वो आजीवन गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए लगी रही। देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया। देश में सद्भाव बढ़ाने और एकता की भावना को मजबूत करने के लिए श्रीमती गांधी के जन्मदिन को कौमी एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अब पूरी ताकत झोंक दी है। गुजरात में बीजेपी के कई दिग्गज प्रचार में उतरे हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी गुजरात में प्रचार करने पहुंचे। सीएम शिवराज ने गुजरात में 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित भी किया है। बता दें कि बीजेपी ने सीएम शिवराज को स्टार प्रचारक बनाया है। केम छो बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई ना नेतृत्व में गुजरात राज मजामा छे અને સમગ્ર દેશ ખુશ છે। આપ सबको प्रणाम। હું મધ્ય પ્રદેશના દીકરા અને દીકરીઓના મામા છું, તેમ ગુજરાતના દીકરા અને દીકરીઓનો પણ મામા છું। मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी वर्षों से जो संगठन का काम देख रहे हैं, गुजरात खुश है। गुजरात खुश इसलिए है कि नर्मदा मैया का पानी आखिरी कोने तक पहुंच रहा है नरेंद्र भाई के नेतृत्व में। गुजरात खुश है 181 अभियम हेल्पलाइन के कारण यहां के भाई बहन सुरक्षित है। गुजरात खुश है क्योंकि गुजरात पावर जनरेशन और स्वच्छता सर्वे में देश में अग्रणी पंक्ति में खड़ा है। गुजरात खुश है देश में सोलर पावर पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य गुजरात, और सूरज से कच्छ भी बिजली बना बना के सारे देश में भेज रहा है। गुजरात खुश है क्योंकि गुड गवर्नेंस इंडेक्स में, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में गुजरात नंबर 1 है। गुजरात खुश है क्योंकि एक्सपोर्ट और एफडीआई इनफ्लो में गुजरात देश में सबसे आगे है। गुजरात खुश है क्योंकि पहले केवल 9 मेडिकल कॉलेज थे, अब गुजरात में 30 मेडिकल कॉलेज हो गए। गुजरात खुश है क्योंकि ओडीएफ स्टेट है, यह गांव-गांव और घर-घर में बिजली पहुंचाई गई। राहुल गांधी गुजरात खुश है इसलिए कि गुजरात चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, गुजरात खुश है क्योंकि ज्योति ग्राम योजना से यहां गांव-गांव में बिजली पहुंचाई गई है। गुजरात खुश है इसलिए खुश है कि सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में बना है। गुजरात खुश है क्योंकि पहली और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड पर कांग्रेस को जमकर घेरा और कहा है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे पर चलने वाली कांग्रेस ने अब तक श्रद्धा हत्याकांड पर कुछ क्यों नहीं कहा। तो वहीं उन्होंने अन्य विषयों पर भी मीडिया से बात की। क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। अखलाक में बहुत सारे आए थे, आफ्ताब में क्यों आएंगे। एक एससी वर्ग की बिटिया के 35 टुकड़े हो गए। न राहुल जी का कोई बयान, न दिग्विजय सिंह जी का कोई बयान। बेटी हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका जी, वाड्रा जी, कोई बयान नहीं। श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए शरीर के, लेकिन सब चुप्पी साधे हुए। ये तुष्टीकरण की राजनीति इसको कहते हैं। सोनिया गांधी जी बटाला हाउस में आतंकवादियों पर आंसू बहाने गई थी,
35 टुकड़े जानवरों को खिला दिए फेंक फेंक के, किसी के मन में पीड़ा नहीं आई, ना अवार्ड वापसी गैंग आई, न तुष्टीकरण वाला कोई इस बात पे बोल रहा है। कैसी स्थिति है देश समझता है, लेकिन एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो निंदा भर कर दे आफ्ताब की, एक भी दल नहीं है। देशवासियों को सोचना चाहिए, प्रदेशवासियों को सोचना चाहिए। सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सुरक्षा की दृष्टि से मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन ऐसी स्थितियां या सुरक्षा में चूज जैसी बातें जो सामने आई हैं, ये पैदा कहां से हो रही हैं? इंदौर के जिस खालसा कॉलेज में राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है, 10 दिन पहले स्थिति बिगाड़ने के लिए उस खालसा कॉलेज में कौन गया था? क्यों उनके जख्मों को हरा किया गया? सिख संगत में जाकर इस तरह का वातावरण का निर्माण क्यों किया? यह भी राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए कि कमलनाथ जी ने ऐसा क्यों किया। छिंदवाड़ा में जाके मंदिर और मूर्ति बनवाई और फिर टुकड़े टुकड़े कर दिए। गजनबी और गौरी की तरह क्यों कर रहे हो ऐसा? हर जगह जाकर आप इस तरह की आवेश की स्थिति को कमलनाथ जी पैदा क्यों कर रहे हैं? मेरे को तो लगता है राहुल बाबा ये कमलनाथ जी नहीं चाहते यात्रा का, इसलिए बार बार सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश आएंगे, अच्छी बात है, लेकिन इस बात को भी आप दृष्टिगोचर करें। सलकनपुर मामले में जो अनिल खरे और शुभम दोनों व्यक्ति हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं, माल भी बरामद हो गया है। जो भ्रम की स्थिति हो रही थी, 6 बोरे ले गए थे, सीसीटीवी में ले जाते हुए वो 6 कट्टे दिख भी रहे हैं, लेकिन ले जाने की दृष्टि से उन्होंने 2 उसमें कन्वर्ट कर लिया था, 2 बोरों में, कट्टों को बोरों में कन्वर्ट कर लिया था। और जिस हिसाब से एक बोरे के अंदर वो 2 से 2.5 लाख रुपए होते हैं, उस हिसाब से पूरे 10,28,000 बरामद भी हो गए, पैसे भी आ गए पूरे के पूरे, और इनसे विवेचना और जारी है, पूछताछ लगातार जारी है। बाकी के दल सिर्फ विधानसभा होने पर ही विधायक दल की बैठक बुलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सतत संपर्क वाली पार्टी है, जनता की सेवा वाली पार्टी है, नवाचार करती है, विधायकों से नीचे का फीडबैक लेकर के ऊपर और सरकार के द्वारा किए गए काम नीचे तक। ऐसा एक जो लागू किया गया है, यात्राएं जो निकलने वाली हैं, पार्टी के कार्यक्रम, विकास के कार्यक्रम, शिलान्यास, उद्घाटन, ये सब कार्यक्रमों की दृष्टि से आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है और इन सभी विषयों पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि जनता को ही विकास को चुनेगी जनता, और इसी दौरान उन्होंने बीजेपी की जीत का भी एक बार फिर से दावा कर दिया है। सीएम शिवराज ने और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। भूकंप के समय महाविनाश हुआ था, लेकिन अपने परिश्रम से नरेंद्र भाई मोदी जी के पीछे खड़े होकर मोदी जी ने और कच्छ की जनता ने कच्छ को फिर से खड़ा कर दिया। और ये नरेंद्र भाई भागीरथ बन के आए। नर्मदा जी जो मध्य प्रदेश से आती है, उसका पानी नर्मदा जी का कच्छ और भुज तक लाना, ये नरेंद्र मोदी जी का ही चमत्कार है। और यहाँ भी अब नर्मदा जी का पानी पाइपलाइनों के जरिए आ रहा है। विकास की नई गाथा लिखी गई है गुजरात में, और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। मैं गुजरात की जनता से आज ये मेरी दूसरी सभा है जो उत्साह देख रहा हूँ। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि विकास और जन कल्याण के लिए लोग डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र भाई, भूपेंद्र भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आशीर्वाद देंगे। प्रद्युम्न जी
भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा दे के आए थे। कांग्रेस के विधायक थे, जरूरत नहीं थी। विचारों से प्रेरित और प्रभावित होकर आए। जनता का आशीर्वाद उनको मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। यहाँ जनता के मन में जो प्रेम और श्रद्धा श्रीमान नरेंद्र भाई के लिए है, वह अद्भुत है। गुजरात का भी विकास हुआ है और डबल इंजन की सरकार नरेंद्र भाई, भूपेंद्र भाई ने कच्छ के विकास में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। टैलेंट तक नर्मदा जी का पानी आ रहा है। सभी दिशाओं में विकास हुआ है। उसकी जनता विकास के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र भाई के साथ है। अब कांग्रेस और केजरीवाल रंगीन सपने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और गुजरात जानता है मोदी जी कल्प वृक्ष। मोदी है तो मुमकिन है। सर, वीर सावरकर जी जो के बारे में जो जरूरी है वो मोदी जी देश को भी दे रहे हैं, गुजरात को भी दे रहे हैं। लेकिन केजरीवाल तो बबूल के पेड़े केवल कांटे मिलेंगे और राहुल बाबा खरपतवार है। इनका बस का विकास नहीं है। विकास है बीजेपी के साथ, नरेंद्र भाई के साथ। और जैसी बातें राहुल गांधी कर रहे हैं, वीर सावरकर का अपमान का देश सहन करेगा? 2 काले पानी की सजाएं, भाई भी जेल में, सेलुलर जेल। और राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो हम आपको भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पर एक गाय है जो कि अस्पताल में घुस आई है। बता दें आपको कि अस्पताल के आईसीयू वार्ड तक ये गाय घुस आई है, लेकिन इस बारे में किसी भी कर्मचारी को कोई जानकारी ही नहीं हुई है। हालांकि जिला चिकित्सालय में सिविल सर्जन राजेंद्र कटारिया का कहना है कि जहां गाय घूमते हुए दिख रही है वो पुराना कोविड आईसीयू वार्ड है और इस घटना को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की गई है। वहां के वार्ड के इंचार्ज और गार्ड को पद से हटा दिया गया है। साथ ही सिक्योरिटी एजेंसी को भी नोटिस जारी किया जा चुका है। लेकिन ऐसे में सवाल फिर भी अभी ये खड़ा हो रहा है कि आखिर अस्पताल के अंदर ये गायें घुसी कैसे। और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर मरीज भी मौजूद हैं और ये गायें अस्पताल के अंदर चली जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। वो वीडियो क्या है वो आपको दिखाएंगे। अगस्त 1942 में 12 साल की थी। तब डू और डाई गांधी जी ने जो कहा था उस मुताबिक मैं और मेरी 2 सहेलियां कॉलेज के सामने जाके नारे दिए तो हमको पकड़ा गया था। शाम तक 12 ही साल के थे करके शाम तक पकड़ के पुलिस चौकी में रखा और बाकी छोड़ दिया। लेकिन मेरे पिताजी, मेरा भाई 3.5 साल बेमुदत विदाउट टेकिंग हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ जेल में था। मेरे पिताजी जेल में थे और देश की आजादी जो है इस तरह से मिली नहीं है आज जो कहा जाता है। उसके लिए बहुत सारे छोटे अमीर गरीब सब धर्म के लोग उस समय गांधी जी के साथ खड़े रहे और एक मानवीय जो शक्ति होती है वो शक्ति निर्माण होके अंग्रेजों के पास पूरे आयुध थे, लेकिन उनको यहाँ से हमने इस देश को छोड़ने के लिए बाध्य किया है। आज ये और 3 मंत्रियों के जिले सागर की 8 विधानसभाओं में 2 सीटें केवल कांग्रेस के खाते में आई हैं। उपचुनाव के बाद ये आंकड़ा 2 से 3 हुआ है जब सिंधिया समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भाजपा में शामिल हो गए। ऐसे में बुधवार को ही बांडा कांग्रेस विधायक तरवर सिंह लोधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उसी तारनमणि के साथ
आयोजित किए गए बड़ा नगर के 12 चौराहे पर आम सभा को संबोधित किया है। इसमें बांडा विधायक तंवर सिंह लोधी और पूर्व विधायक नारायण प्रजापति ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर कोसा। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान विधायक तंवर लोधी ने किसानों को लेकर खाद की आपूर्ति को लेकर सरकार पर हमला बोला है। आज हालात ये है कि 15 दिन से हमारे बंडा कृषि उपज मंडी में खाद का वितरण हो रहा है, लेकिन आज तक किसी भी किसान को पर्याप्त खाद नहीं मिली। ये हालात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, और उनके नुमाइंदे कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं। अगर तुमने मां का दूध पिया हो तो हमसे आगे संवाद करो, हम बताएंगे तुम्हारी औकात। राशन दुकानों का खाने वालों नेतागिरी करने के लिए रोड पर आ गए, गरीबों का खाने वाले, राशन दुकानें चलाने वाले आज राजनीति करने के लिए रोड पर आ गए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आदिवासी भाइयों का, हमारे अनुसूचित जाति भाइयों के, उन बीबीएल परिवारों का राशन खाने वाले आज राजनीति की बात करते हैं, हमें सिखाते हैं, हमारी कांग्रेस को सिखाते हैं जिसने देश को आजाद किया। हमसे आगे संवाद करो, हम बताएंगे तुम्हारी औकात। बात करते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं बताता हूं तुम्हें कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। जब तुम्हारा जन्म हुआ था जिस हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल कांग्रेस सरकार ने बनाई थी, और जिस आंगनबाड़ी में तुमने 5 साल तक वो सब। और खबर अब ग्वालियर से है, जहां जिले में सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन कर खुद को लेडी डॉन बताने वाली युवती को ग्वालियर पुलिस ने उसके 2 साथियों और एक पिस्टल और 2 कट्टों के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस युवती ने 10 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था। इसमें वो हाथों में कट्टे और पिस्तौल लिए हुए नजर आ रही थी। इसी के बाद से पुलिस टीम ने पीछा करते हुए इस युवती को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि एक लड़की थी जो कि पिस्टल के साथ थी, वो अवैध आर्म्स के साथ उसमें दिखाई दे रहा था। उसको वेरीफाइड किया गया तो, और लड़की से जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि ये जो पिस्टल थी उसके एक मित्र ने दी थी, और मित्र अभी वर्तमान में एक अपराध में जेल में है। तो इस आधार पर उसकी बात को वेरीफाइड करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम नजर रखने के लिए उसको तैनात किया गया, क्राइम ब्रांच की टीम को। उसके बाद फिर ये सूचना मिली थी किला गेट पर कुछ लोग 3 लोग हैं जो कि हथियारों की डिलीवरी के चक्कर में हैं वहाँ पर। तो इस आधार पर किला गेट की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम संयुक्त बनाई जाकर और उस स्पॉट को वेरीफाई कराया गया, जो कि काली माता का मंदिर के पास था। और उस पर जब घेराबंदी करके 3 लोगों को पकड़ा तो उन्होंने भागने का प्रयास किया। उसमें वही लगी थी जिसके पास से एक पिस्टल मिली है और 32 बोर की पिस्टल मिली है। एक युवक के पास से 12 बोर का एक देसी कट्टा मिला है, और तीसरे अन्य एक जिंदा राउंड मिला है, और तीसरे एक अन्य युवक से भी एक 315 बोर का कट्टा मिला है, एक जिंदा राउंड मिला है। कुल मिलाकर 3 वेपन्स मिले हैं और 2 राउंड मिले हैं और मोबाइल मिले हैं। तो इनके आधार पर थाना किला गेट पर आर्म्स एक्ट के तहत केस रजिस्टर। और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से खाली हुई मैनपुरी की लोकसभा सीट को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बता दें कि सपा ने मैनपुरी उपचुनाव के लिए डिंपल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्या को मैनपुरी के रण में उतार दिया है। अब कैसा घमासान इस वक्त उत्तर प्रदेश में है, देखिए इस रिपोर्ट में। मैनपुरी उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, पार्टियां अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए और ज्यादा सक्रिय हो गई हैं। मैनपुरी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव मैदान में है, तो वहीं बीजेपी के रघुराज शाक्या ने डिंपल को चुनौती दी है। दोनों ही प्रत्याशियों ने नामांकन से पहले सपा संरक्षक और दिवंगत सपा नेता मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें नमन किया। उसके बाद ही नामांकन दाखिल कर चुनावी गठजोड़ का आगाज किया है। दोनों ही नेता अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मैनपुरी ने नेताजी को पहचान दी और नेताजी ने मैनपुरी को पहचान दी। नेताजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा आने वाले दिनों में। धन्यवाद।
वो तो जड़ हमारी खोदने का काम कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को सम्मान देने का काम किया, हमारे जैसे किसान के बेटे को सम्मान देने का काम किया। ये लड़ाई मैनपुरी की जनता लड़ने का काम करेगी। मैनपुरी की जनता के रघुराज साख नहीं जीतेगी, मैनपुरी की जनता जीतने का काम करे। परिवर्तन रघुराज साख नहीं करेगी, मैनपुरी की जनता करने का काम। उपचुनाव के लिए नामांकन के बाद डिम्पल यादव के लिए प्रदेश के सपा नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसमें प्रमुख रूप से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव शामिल हैं, जो कि रूठे हुए वोटरों को मनाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए धर्मेंद्र यादव ने जहां डिम्पल यादव की ऐतिहासिक जीत का दावा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि साइकिल पंचर हो गई है, कमल का युग है, कमल ही खिलेगा। खलबली कितनी मची हुई है। अभी मैं देख रहा था यहाँ यूपी के अंदर 3 उपचुनाव हो गए हैं 2022 के विधानसभा के बाद। आजमगढ़, रामपुर और अभी गोला विधानसभा लखीमपुर खीरी 3 चुनाव हुए। तीनों उपचुनाव में श्री अखिलेश यादव जी को अपने चाचा की याद नहीं आई थी, और उस सूची में देख रहा था श्री शिवपाल यादव जी को भी उन्होंने स्टार प्रचारक घोषित किया। और आप जब आजमगढ़ और रामपुर का लोकसभा विधानसभा का जब गोला का उपचुनाव हो रहा था, श्री अखिलेश यादव जी एसी से बाहर नहीं निकले थे क्या? अब वो मैनपुरी में आना चाहे हैं कि नहीं आए? अभी वहां की जगह तो नामांकन कराने भी नहीं गए। और मैं आप सब लोगों की अपील करके जा रहा हूं, आह्वान करके जा रहा हूं। मैं मैनपुरी के लोगों का दर्द जानता हूं, यहाँ की गुंडागर्दी जानता हूं, यहाँ की जमीनों, मकानों, दुकानों पर हुए कब्जे को जानता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं, जो अवैध कब्जे किए गए हैं वो तो खाली होंगे ही होंगे। भविष्य में एक इंच जमीन कोई किसी की कब्जा करने का दुस्साहस नहीं करेगा। इस बीच रामगोपाल यादव ने भाजपा सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। कहा कि भाजपा के मंत्रियों के पास कोई काम ही नहीं है, सबका मुख्यमंत्री के पास है, इसीलिए भाजपा सरकार के मंत्री घूम रहे हैं। साथ ही शिवपाल से मुलाकात के बाद डिम्पल यादव और अखिलेश यादव ने फोटो ट्वीट करते हुए लिखा है, नेताजी के और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद साथ है। शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट किया कि जिस बाग को सींचा हो खुद नेताजी ने, उस बाग को अब हम सींचेंगे अपने खून पसीने से। गौरतलब है कि बसपा कांग्रेस के मैदान से हटने के बाद अब लड़ाई सपा और बीजेपी के बीच की हो गई है। इस चुनाव को जीतकर बीजेपी जहां सपा कुनबे को ध्वस्त करने का दावा कर रही है, तो वहीं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के नाम के सहारे चुनावी नैया पार लगाने में समाजवादी पार्टी जुटी है। अब देखना ये होगा कि 5 दिसंबर को होने वाले मैनपुरी उपचुनाव में कमल खिलता है या फिर सपा की साइकिल चलती है। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।